Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Azim Group of Publications. I'm Nimra Adil, your chemistry teacher, and today we are going to discuss exercise question number 13 from chemistry book by Azim Academy. इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे हमारे पास गिवन डाटा में से कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, किस क्वांटिटी का मास ज़्यादा है, किस क्वांटिटी का मास छोटा है। तो इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरह की स्टेटमेंट होंगी। कभी वो हमें एक चीज़ का मास गिवन करेंगे और कभी हमें दूसरी चीज़ का मास गिवन करेंगे और हमें उनमें से डिसाइड करना होगा कि किसके मोल्स की तादाद ज़्यादा है। और कभी हमें ये डिसाइड करना होगा कि जो दो गिवन चीज़ें हैं उनमें से मास किसका ज़्यादा है। तो इन्हीं पोर्शंस को सॉल्व करते हैं, लेकिन इन पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे, n = स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। यानी जब भी आपने मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपके पास गिवन मास भी पता हो और आपके पास मोलर मास भी पता हो। और मोलर मास या तो आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, अगर मोलर मास आपको वैसे याद नहीं है देन आपको उसके लिए फार्मूला गिवन होगा, आपने उस फार्मूला से मोलर मास को कैलकुलेट कर लेना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये है, इंडिविजुअल पार्टिकल 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है आपके पास उन्होंने एक साइड पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यानी कि O2 की बात हो रही है, जबकि दूसरी साइड पे ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल की बात की जाए तो O2 है यानी 2 ऑक्सीजन है, और अगर ऑक्सीजन एटम की बात की जाए तो 1 ऑक्सीजन है। यहाँ बड़ा क्लियर पता चल रहा है कि O2 इज अ डिफरेंट थिंग एंड O इज अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में अगर देखा जाए तो दोनों के मोल्स की तादाद बराबर है, लेकिन हमने कैलकुलेट करने हैं उनके इंडिविजुअल पार्टिकल्स। चूंकि दोनों के मोल्स की तादाद इक्वल है, ऑक्सीजन एटम हो या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो, दोनों के जो मोल्स हैं वो 0.4 हैं। हम दोनों के मोल्स को 0.4, चाहे वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो चाहे वो ऑक्सीजन का एटम हो, हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, यानी 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 के साथ, और आंसर शिफ्ट करेंगे। जब हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के 0.4 को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर के साथ, और इसी तरह ऑक्सीजन एटम के 0.4 को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो हमारे पास आंसर इक्वल आता है। इसका मतलब ये है कि दोनों के इंडिविजुअल पार्टिकल्स की तादाद बराबर है। इसी तरह नेक्स्ट पोर्शन है जिसमें वो कहते हैं कि आपके पास ओजोन जिसका फार्मूला है O3, उसके मोल्स गिवन है 0.4 मोल्स ऑफ O3। मोल्स 0.4 हैं, मोलर मास O3 यानी ऑक्सीजन 3 बार ऐड होगा। और साथ उसने क्या कहा है, सेकेंडली वो ये कह रहे हैं कि ओजोन के अलावा दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, लेकिन उसके भी मोल्स कितने हैं 0.4। इस स्टेटमेंट के मुताबिक दोनों के मोल्स इक्वल है, एक के भी 0.4 है और दूसरे के भी 0.4 है। एक का भी मास कैलकुलेट करना है और दूसरे का भी मास कैलकुलेट करेंगे, और हम ये डिसाइड करेंगे कि दोनों में से किसका मास कम है और किसका मास ज़्यादा है। एक साइड पे मोल है 0.4, इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगी O3 के मास के साथ, जबकि दूसरे में मैं 0.4 से मल्टीप्लाई करूंगी 16 को, क्योंकि वहाँ एक ऑक्सीजन है। एक साइड पे एक ऑक्सीजन है जबकि दूसरी साइड पे 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का मास 16 होगा जबकि 3 ऑक्सीजन का मास 42 होगा। यानी एक बार हम 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 के साथ, जबकि दूसरी बार हम 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ। तो हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू जिसमें आंसर होगा 19.2 ग्राम, जबकि दूसरा आंसर जिसमें आंसर होगा 6.4 ग्राम। अब इनमें से हमें बड़ा क्लियर आइडिया है, एक 19 की वैल्यू है और एक 6 की वैल्यू है। इनमें से ऑब्वियसली 19 की वैल्यू ज़्यादा है, तो हम कहेंगे ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एटम। इसी को सामने रखते हुए एक और पार्ट है जिसमें वो कहते हैं कि आपने मास कैलकुलेट करना है, लेकिन आपके पास इस वक्त जो चीज़ गिवन है दैट इज C2H4। C2H4 का मतलब है ईथीन की बात हो रही है। इसमें वो कहते हैं कि ईथीन के मोल्स की तादाद 0.6 मोल्स ऑफ C2H4 अवेलेबल है। इसी तरह दूसरी चीज़ वो कहते हैं आयोडीन के मोल्स की तादाद भी क्या है, बराबर है। यानी एक साइड पे ईथीन है और एक साइड पे आपके पास आयोडीन है, दोनों के मोल्स इक्वल हैं, दोनों के मोलर मासेस डिफरेंट होंगे और हमने उनके कैलकुलेट करने हैं मास। तो अगर मास कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास के साथ। पहले वाले के मोल्स पहले वाले के मोलर मास से और दूसरे वाले के मोल्स दूसरे वाले के मोलर मास से जब मल्टीप्लाई होंगे और आंसर आएंगे, और उन आंसर को जब हम टैली करते हैं तो हमें पता चलेगा कि जब मास ईथीन का कैलकुलेट किया गया दैट वाज 16
16.8, और इसी तरह जब मास आयोडीन यानी I2 का कैलकुलेट किया गया दैट वाज 152.4। हमें ये डिसाइड करना इजी हो गया कि दोनों में से मास किसका कम है, और हमें पता चला कि इस वक्त आयोडीन का मास जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू ईथीन। इसी तरह हमारे पास थर्ड पोर्शन है जिसमें हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करेंगे, जिसमें 4 ग्राम ऑफ N2O5 गिवन है, जबकि दूसरी साइड पे 3.3 ग्राम ऑफ SO2 गिवन है। यानी मास गिवन है, मोलर मास गिवन है और मोल्स कैलकुलेट करने हैं। जो मोल्स कैलकुलेट होंगे आप उनको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले में मोल्स कैलकुलेट करने के लिए गिवन डाटा हम मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे, दूसरे में भी मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे। हमारे पास मोल्स आ जाएंगे, जो मोल्स आएंगे उनको हम एवोगाड्रो नंबर यानी 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, और हमें डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि किसके मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है। इसी तरह नेक्स्ट पोर्शन है जिसमें वो कहते हैं टोटल आयंस कैलकुलेट करने हैं आपने, और जो मोल्स की अमाउंट गिवन है दैट इज 2.3 मोल्स ऑफ NaClO3 और इसी तरह 2 मोल्स ऑफ MgClO2। यानी इस न्यूमेरिकल के दो पार्ट हैं। सबसे पहले हम NaClO3 को डिस्कस कर लेते हैं। NaClO3 को जब डिकम्पोज करें तो हमारे पास दो आयंस बनते हैं, एक सोडियम और एक बनता है ClO3 नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास 1 मोल NaClO3 था और उसको डिकम्पोज किया तो 1 मोल सोडियम बना और 1 मोल क्लोरेट आयन बना। लेकिन जैसे ही हमारे पास तो स्टेटमेंट में 1 मोल गिवन नहीं है, हमारे पास स्टेटमेंट में मोल्स NaClO3 के 1 की बजाय 2.3 है। अगर 1 मोल था तो एक सोडियम और एक क्लोरेट बन रहा था, और अगर इसी तरह आपके पास 2.3 मोल्स NaClO3 के हों तब सोडियम कितने बनेंगे और तब क्लोराइड कितने बनेंगे। हमारे पास दो आयंस के बन रहे हैं, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन। NaClO3 से दो आयंस बने, लेकिन अगर हमारे पास 2.3 मॉलिक्यूल्स होंगे तो कितने आयंस बनेंगे। आप 2.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो आंसर आएगा 4.6 मोल्स ऑफ आयंस। हमारे पास टोटल आयंस की तादाद कितनी आई 4.6, लेकिन 4.6 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ, और एवोगाड्रो नंबर क्या है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस वक्त हमारे पास कितने अवेलेबल हैं। इसी चीज़ को सामने रखते हुए हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर मैग्नीशियम क्लोराइड MgClO2 को डिकम्पोज किया जाए तो एक मैग्नीशियम बनता है, लेकिन क्लोराइड आयंस हमारे पास 2 बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 मोल MgClO2 डिकम्पोज होगा तो हमारे पास 3 आयंस बनेंगे, एक मैग्नीशियम और 2 हमारे पास क्लोरीन। तो टोटल आयंस की तादाद कितनी होगी 3। लेकिन अगर हमारे पास स्टेटमेंट में देखा जाए तो कहते हैं कि 1 मोल MgClO3 जो है वो तो 3 मोल्स दे रहा है, लेकिन अगर आपके पास 2 मोल्स ऑफ आयंस देखे जाए तो अगर आप 2 मोल इनिशियली स्टार्टिंग कंसंट्रेशन के ले रहे हैं तो क्या होगा, वही 3 आयन मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएंगे 2 के साथ, और आंसर क्या आएगा 6। लेकिन अभी भी स्टेटमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ है। क्योंकि हमारे पास इसको भी एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया। अगेन रिवाइज करा रही हूँ, NaClO3 को डिकम्पोज करेंगे 2 आयंस बनेंगे, एक सोडियम और एक क्लोराइड आयन। इसका मतलब ये है कि जब 1 मोल को डिकम्पोज किया तो 2 आयंस बने, लेकिन अगर 2.3 मॉलिक्यूल्स हो तो कितने बनेंगे, तो आप 2.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके 2 के साथ। इसी तरह आपको वो ये कह रही है कि अगर MgClO2 पे देखा जाए तो MgClO2 के अंदर एक मॉलिक्यूल मौजूद है तो आयंस की तादाद है 3, लेकिन अगर आपके MgClO2 की मोल्स की तादाद 1 नहीं बल्कि आपके पास 2 हो तो फिर क्या करेंगे, इसके 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ वाली साइड के 3 के साथ, आंसर विल बी 6, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। उसके साथ नेक्स्ट हमारे पास है, आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, मैसेज गिवन है, मोलर मैसेज के लिए फार्मूला भी गिवन है। सिंपली हम क्या करेंगे, मोल्स कैलकुलेट करके उन मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ। तो सबसे पहले है 11 ग्राम ऑफ वाटर, तो 11 ग्राम को हम उसके मोलर मास इंग्रेडिएंट से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ। इसी तरह दूसरी चीज़ है हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसके भी 11 ग्राम गिवन है। 11 ग्राम को हम डिवाइड करेंगे उसके मोलर मास के साथ और उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ। और हमें जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद कैलकुलेट होके आई तो जो हमारे पास वाटर थे उनके मॉलिक्यूल्स की तादाद थी 3.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इसी तरह जब हाइड्रोजन परऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स की तादाद कैलकुलेट होके आई दैट वाज 1.94 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स।
यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें वो कहते हैं कि आपने अब आयंस की तादाद यानी सोडियम आयंस की तादाद कैलकुलेट करनी है और मोल्स गिवन है 0.500 मोल्स है आपके पास, लेकिन यहाँ पे भी दो पार्ट होंगे, दो स्टेटमेंट है। एक में मोल्स गिवन है सोडियम ब्रोमाइड के और आपने उसमें से आयंस की तादाद कैलकुलेट करनी है, जबकि दूसरी साइड पे आपके पास मैस गिवन है केजी में NaCl का और आपने उसको यूज़ करना है। तो यहाँ सबसे पहले काम मैं NaCl वाले की तरफ आऊँगी, क्योंकि NaCl की जो मैस है वो केजी में है। तो सबसे पहले मैं उस केजी के मैस को किस में कन्वर्ट करूँगी, ग्राम में। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम जो भी गिवन मैस होगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ और उसका मैस ग्राम में कन्वर्ट होकर आता है 14.5 ग्राम। और ये किस चीज़ का मैस है, ये NaCl का मैस है। मेरे पास मैस आ चुका है, मैस को यूज़ करके मैं मोल्स कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो NaCl का गिवन मैस स्मॉल m को मैं उसके मोलर मैस से डिवाइड करूँगी। मोलर मैस कहाँ से आएगा, सोडियम प्लस क्लोरीन के मैस को ऐड करूँगी तो वो 58.5 बनता है। उनको करके हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे और वो मोल्स बनेंगे 0.25 मोल्स। तो यहाँ तक हमने मोल्स कैलकुलेट कर लिए NaCl के, लेकिन चूँकि हमने कहा था इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। तो पहला पार्ट क्या था कि सोडियम ब्रोमाइड लें, उसको डिकम्पोज करें तो सोडियम आयंस बनता है और ब्रोमाइड आयन बनता है। अगर सोडियम ब्रोमाइड के मोल्स की तादाद 0.500 है, सोडियम आयंस एंड ब्रोमाइड आयंस के मोल्स की तादाद भी इक्वल होगी और सेम होगी। इसी तरह अगर NaCl है वो डिकम्पोज हो रहा है और दो आयंस बन रहे हैं, एक Na पॉजिटिव और एक आपके पास क्लोराइन नेगेटिव। इसका मतलब जब इसके मोल्स, इनके जो रिएक्टेंट के मोल्स होंगे वही प्रोडक्ट के मोल्स होंगे और NaCl के मोल्स जो 0.25 थे जो हमने कैलकुलेट किए थे, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट के मोल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे और दोनों साइड हम कहेंगे क्या है, इक्वल। इसके साथ का एक लास्ट पोर्शन है H, जिसमें आपने मैस कैलकुलेट करना है, मोल्स गिवन है और मोलर मैस भी गिवन है। हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स यूरेनियम के मौजूद हैं और यूरेनियम का इस वक्त आइसोटॉप 235 वाला गिवन है। इसी तरह आपके पास दूसरा आइसोटॉप यूरेनियम 238 का है और उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद यानी मॉलिक्यूल्स की तादाद भी क्या है, सेम। तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो हमारे पास अगर हम डिस्कस करें तो हम कहते हैं कि यूरेनियम 238 is equal to 1 mole और 1 mole equal to 6.02 multiply 10⁻23। ये हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा जब हमने मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ा। फिर हम कहते हैं 235 ग्राम ऑफ द यूरेनियम दैट इज इक्वल टू 1 मोल और 1 मोल बराबर किसके है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। यहाँ पे भी सेम वही स्टेटमेंट है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ यूरेनियम 235 बराबर किसके हैं, 235 kg, जिसको हम अपनी वर्डिंग में कहते हैं 235 ग्राम ऑफ द यूरेनियम दैट इज इक्वल टू 1 मोल और 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, सेम। तो यहाँ पे हमने ये डिसाइड करना है कि यूरेनियम 235 का मास ज़्यादा है या यूरेनियम 238 का मास ज़्यादा है। यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 दोनों के मोल्स की तादाद बराबर हैं, दोनों के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद बराबर है, बट जहाँ तक बात मैसेज की है तो यूरेनियम 238 का मैस ज़्यादा है यूरेनियम 235 की निस्बत। सो आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।